देखो हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस लास्ट डे पढ़ रहे थे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि पॉइंट चार्ज के कारण कैसा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण कैसा होगा, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी निकालेंगे, तो उसके कारण कैसा शेप बनेगा उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें पॉइंट लिखेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल मतलब कोई पॉइंट चार्ज है, जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, ये मतलब ये है प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ये ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ से जो लाइन ऑफ फोर्स जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा। लास्ट डे हम लोग इस डायग्राम को पहले भी हम लोग समझ चुके थे, ये ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या था, वो भी हम जानना चाहेंगे कि यह जो स्फेरिकल शेप बन रहा है, तो ये अगर हम इसकी बात करते हैं, ये R1 रेडियस लेते हैं, कितना लेते हैं इसको R1, और इस वाले रेडियस को लेते हैं R2। तो R1 R2 ले लिए हैं, तो तुमको समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल जो होगा इस वाले सरफेस पर अगर हम V1 लेते हैं, इसका V2 लेते हैं, तो V1 इक्वल टू कितना होगा, स्मॉल क्यू चार्ज लिए हैं, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और V2 क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हम अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स लेते हैं। ये जो स्फेरिकल सरफेस बना है, तो ये हर जगह का रेडियस R1 ही होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल भी V1 होगा, यहाँ का भी V1 होगा, यहाँ का भी V1 होगा, मतलब ये हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V1 होगा। मतलब अगर हम नाम देना चाहें इसको, तो A दे देते हैं, B, C पॉइंट, D पॉइंट, E, F, G, मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इक्वल होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, इक्वल होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C, इक्वल होगा D, इक्वल होगा E, इक्वल होगा F, इक्वल होगा G, और ये किसके इक्वल होगा, सभी V1 के इक्वल होगा, और वह क्या होगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। तो पोटेंशियल क्या होगा, हर एक पॉइंट का सेम होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह इस वाले सरफेस पे बात करते हैं, X, Y और Z ले लेते हैं। तो X, Y, Z की अगर हम बात करते हैं, तो पोटेंशियल ऑफ X इक्वल होगा पोटेंशियल ऑफ Y, इक्वल होगा पोटेंशियल ऑफ Z, और ये किसके इक्वल होगा, तो पोटेंशियल 2 के, और ये कितना होगा, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। मतलब इस हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, कारण है कि इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज़्यादा है, तो रेडियस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो स्फेरिकल सरफेस बना है, ये और ये जो स्फेरिकल सरफेस बन रहा है, ये दोनों क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्या होगा, इक्विपोटेंशियल। ये कैसा सरफेस होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर बात है कि अगर हम इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, और ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस पे देखो ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ भी हम देख सकते हैं 90 डिग्री, ये भी देखेंगे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो हर एक 90 डिग्री बनाएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है ना, उस पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कहो या इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो है,
यही तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो ये है, ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, ई वेक्टर। तो इसको इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हम बोल सकते हैं, ELF। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हम कह लें इसको, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हम इसी को बोलेंगे, इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं इस पॉइंट पे। तो देखो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ये है। तो हम तुमको बताया था कि इस पर टेंजेंट जो ड्रॉ करोगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे टेंजेंट है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होगा, 0 होगा। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो टोटल इसमें होगा। क्योंकि तो 90 डिग्री बना रहा है ना, तो इसका कंपोनेंट cos 90 0 हो जाएगा। तो इसके टेंजेंट में कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यह पॉइंट पहले भी लिखवा चुके हैं, अभी भी हम बता दिए हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया है हमको, E इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो Q बाई स्मॉल q चार्ज लिए हैं, तो स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगा। और किसी भी पॉइंट r रेडियस का ले लिए हैं, जैसे कि ये एक स्फीयर ले लेते हैं और ये डिस्टेंस यहाँ से r है, स्मॉल r, ठीक है, स्मॉल r। तो ये क्या का लगा, ये प्लस q चार्ज लेते हैं, तो ये भी तो इक्विपोटेंशियल लाइन ही होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, इक्विपोटेंशियल। ये सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है। ये तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि इसकी बात अगर हम यहाँ पे करते हैं तो इसके कारण पोटेंशियल भी हम देखेंगे तो V होगा, और V कितना हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इन दोनों का कंपेयर अगर करेंगे तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और इंटू 1 बाई R। देखो इसको हम R स्क्वायर को R इंटू 1 बाई R कर देते हैं, बात एक ही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ से E इक्वल टू क्या आ गया, V बाई R। तो यहाँ से V इक्वल टू क्या हो जाएगा, ER। दूसरा नंबर बात है कि अगर हम ये कैसा बन रहा है, तो स्फेरिकल सरफेस बन रहा है। तो स्फेरिकल सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि अगर ये स्फेरिकल सरफेस है, ये स्फीयर बन रहा है, तो ये हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस लेते हैं और इसको हम जेड एक्सिस लेते हैं, ठीक है। जैसा कि हम बात करेंगे ये, ठीक है ना, तो ये एक एक्सिस हो गया जेड एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो इसका सेंटर जो होगा ना इस बॉल का, वह क्या हो जाएगा, सेंटर इस बॉल का जो होगा वह ओरिजिन ले लेते हैं उस सेंटर को। तो सेंटर को अगर हम ओरिजिन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इस पॉइंट को हम ओरिजिन ले लेते हैं, तो ये 0 0 एंड 0 हो जाएगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट अगर हम बात करते हैं तो ये P पॉइंट ले लेते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y एंड z। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका रेडियस होगा, ये क्या होगा, रेडियस होगा। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर। OP स्क्वायर कितना, R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गया स्फीयर का, ठीक है ना। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गया। जिस तरह इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं तो सर्कल एक्चुअल में क्या होता है, 2D शेप होता है, और स्फीयर क्या होता है, 3D शेप है। तो ये 3D शेप है। अगर 2D शेप होता है तो एक कोऑर्डिनेट नहीं होता, या तो x नहीं होता, या फिर y नहीं होता, या z नहीं होता। सिर्फ दो कोऑर्डिनेट रहते, x y रहते तो z नहीं होता, y z होता तो x नहीं होता, और z x होता तो y नहीं होता, ठीक है। तब ये जाके सर्कल बनता, या डिस्क शेप कह सकते थे। लेकिन ये स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड तीनों होगा। इसको नोट करो।
नेक्स्ट पॉइंट है कि लॉन्ग लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। तो लॉन्ग लाइन चार्ज अगर हम लेंगे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगा वो सिलेंड्रिकल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो कि एक अगर हम पेन लेते हैं तो उसका रिफिल को हम ले सकते हैं लॉन्ग लाइन चार्ज। जैसे कि ये पेन है हमारे पास, तो ये जो हमारा रिफिल है तो इसको हम लॉन्ग लाइन चार्ज ले सकते हैं। तो इसको कवर करने के लिए ये सरफेस है और ये कैसा है, सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर से इसको कवर कर सकते हैं। तो ये सरफेस कैसा चाहिए हमको, सिलेंड्रिकल सरफेस चाहिए। तो पॉइंट लिख लेते हैं, ड्यू टू लॉन्ग लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल surface is cylindrical। सिलेंड्रिकल जैसे देखो ये लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसे चार्ज डेंसिटी लेमडा है और इसको कवर करने के लिए जो पोटेंशियल सरफेस बनेगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल। अब इससे लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा कैसा, तो ये रहेगा लाइन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, मतलब समझ सकते हो तुम। तो ये कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, इसमें एक और काम कर सकते हो, और भी तुम सरफेस बना सकते हो इसमें। तो अलग अलग रेडियस का, जैसे ये R1 का हो जाएगा, ये R2 रेडियस का हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, ये और ये दोनों, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इस वाले सरफेस के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ELF या इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे होगा तो उसको पैक करने के लिए क्या कैसा हमको लाइन ऑफ फोर्स चाहिए या सरफेस जो चाहिए वो कैसा चाहिए, वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को कवर करने के लिए। तो वो देख लीजिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो, तो उसको कवर करने के लिए जो हमको सरफेस चाहिए वो होगा प्लेनर, ठीक है ना। वो समझाते कैसे, तो पहले इसको नोट करो, तब तक पॉइंट हम लिखवाते हैं। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल surface is planar। जैसे देखो हम क्या करते हैं, ये y एक्सिस लेते हैं, ये z एक्सिस है और ये हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसा कुछ दिया गया है यहाँ पे, मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तुमको समझ में आई है, ELF, या फिर कह सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। तो ये देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग किसके है, एक्स एक्सिस, लिख सकते हो तुम। अच्छा, y के अलोंग है, y के अलोंग है क्या, नहीं है,
जेड के लॉन्ग है, नहीं है। ये जेड एक्सिस इसके लॉन्ग है, नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है along y and z axis is 0। y और x एक्सिस में कितना है, 0 है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो ये देखो, इसको कवर करने के लिए हमको शेप जो लेना होगा वो ये होगा, ठीक है। और ये कैसा होगा, ये प्लेन सरफेस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि हम लोग डोर से बाहर निकलते हैं, तो एक साथ अगर दो लाइन स्टूडेंट्स का बना दिया जाए, दोनों को रिलीज किया जाए, तो दोनों क्या होंगे, गेट से जब निकलेंगे, दोनों डोर से निकलेंगे, तो दोनों क्या होंगे, साथ में निकलेंगे। तो साथ में निकलेंगे तो उसके लिए डोर जो होगा वो डोर कैसा होता है, प्लेन शेप का होगा, ठीक है। और उससे लोग बाहर निकलेंगे। तो ये प्लेन हो गया। और ये प्लेन किस में होगा, ये कुछ ऐसा प्लेन होगा, ऐसे कुछ फॉर्म करेगा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। और इससे लाइन ऑफ फोर्स ऐसे ऐसे निकलेंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, अलग अलग डिफरेंट। मतलब कि ये अगर हम प्लेन लेते हैं तो इसके ये होगा लाइन ऑफ फोर्स, देखो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो ऐसे बहुत सारे होंगे। तो इसको कवर करने के लिए हमको प्लेन चाहिए, ठीक है। तो यही है प्लेनर सरफेस। और ये किसके लॉन्ग होगा, तो ये प्लेन जो बनेगा वाई और जेड में है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा वो कौन सा होगा, वाई जेड प्लेन होगा। तो ये जो प्लेन होगा ये क्या होगा, वाई जेड प्लेन। yz plane is equipotential surface, equipotential surface। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या हो जाएगा, yz प्लेन, ठीक है। इसको नोट कर लो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं हम लोग पहले। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट, a dipole of dipole moment P naught is placed parallel to uniform electric field E naught, uniform electric field E naught. It is found that one of the equipotential surface is spherical. Surface is spherical. In this region, whose center is
at the whose center is at the center of dipole। क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है सो समझो। सबसे पहले बोला जा रहा है ए डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी नॉट इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, उसके पैरेलल में रखा गया है। आगे बोला जा रहा है इट इज फाउंड दैट वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल इन दिस रीजन। तो इस रीजन में एक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वह स्फेरिकल है, ठीक है ना। हुज सेंटर इज एट द सेंटर ऑफ डाइपोल, जिसका सेंटर डाइपोल के सेंटर पे है। तो बोला जा रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का रेडियस क्या होगा। तो जैसे कि हम सबसे पहले वह इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं। तो जैसे ये हमारा स्फीयर है, इसका सेंटर हमने ये लिया। तो इसी सेंटर पे क्या है डाइपोल प्लेस्ड है, क्योंकि बोला गया है डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी नॉट इज प्लेस्ड पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। इट इज फाउंड दैट वन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल इन दिस रीजन हुज सेंटर इज एट द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस साइड लिख लेते हैं। ये क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस और डाइपोल जो है वह इसके सेंटर पे रखा गया है। ये डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट पी नॉट है। क्या है पी नॉट, वेक्टर में हम दिखा सकते हैं। और ये इसका सेंटर रहा। अब इससे एक लाइन अगर हम यहाँ पे ले लें ये थीटा एंगल पे, तो इस डाइपोल के पैरेलल लाइन यही ना होगा, ये इस डाइपोल के पैरेलल। क्वेश्चन में बोला गया है पैरेलल टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। तो पैरेलल में इसको हम रख दिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट होगा। और जैसा कि हमको पता है कि से ये और ये पैरेलल है, तो यह एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, दोनों एंगल थीटा होगा। और ये हमारा हो जाएगा आर वेक्टर। और हमको आर ही तो निकालना है। तो जब हम इसके एलोंग अगर बात करेंगे तो इसके एलोंग में याद करो जब हम डाइपोल लेते थे, डाइपोल के कारण थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे इस पॉइंट पे। तो इधर एक ई आर आया था, ये थीटा था और ये डाइपोल था पी नॉट वेक्टर का। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आते थे, एक ई थीटा आता था और ई आर आया था। और ये दोनों के बीच में रिजल्टेंट आता था हमको ये ई। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि इसके कारण एक डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा तुमको, वो आएगा ई आर, ठीक है। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, टेंजेंट हो जाएगा इस सरफेस पे। तो ये इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। ये तो क्लियर है। और ये तो गिवन है, ये तो इसके पैरेलल में गिवन है क्वेश्चन में। और इस डाइपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक ई आर आया है और एक ई थीटा आया है। अब हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे कि इसका एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग आ जाएगा और वह क्या हो जाएगा ई थीटा ई नॉट कॉस थीटा। और एक कंपोनेंट इसका इधर आ जाएगा, चूंकि देखो यही तो 90 डिग्री, इससे थीटा ये तो इधर 90 पे आएगा, मतलब कि इससे 90 माइनस थीटा पे एक कंपोनेंट आएगा, मतलब कि एंगल थीटा इससे बनाया था, इसमें जाएगा ई कॉस थीटा, तो इसमें आ जाएगा ई नॉट साइन थीटा। और हमको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा ई थीटा इक्वल हो जाएगा तुमको ई नॉट साइन थीटा के। क्या हो जाएगा ई नॉट साइन थीटा के। तो ई थीटा कितना होगा, तो ई थीटा का वैल्यू अगर हम बात करें तो ये आया था पी नॉट साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब।
इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन थीटा। अब जैसा कि हमको दिख सकता है कि साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमको आर क्यू निकालना है तो आर को इधर ले जाते हैं, तो आर क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो एप्सिलॉन नॉट और ई दोनों डिफरेंट है सिंबल, तो यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा पी नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की पावर 1/3। ये रहा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको तुम नोट कर सकते हो। हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और वो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायग्राम दिया गया है, ये 30 डिग्री है, ये 10 वोल्ट का है, ये 20 वोल्ट, ये 30 वोल्ट है, इसमें ये आर है। हमको बोला गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। तो ये इसकी अगर हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो तुमको सबसे पहला नंबर ऑफ पॉइंट पता होना चाहिए कि हम तुमको बताए थे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होगा वो कांस्टेंट होगा। याद करो पॉइंट, कंसेप्ट हम पहले ही बता चुके थे। कंसेप्ट क्या था इसके लिए कंसेप्ट यह था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, ठीक है ना, डिक्रीज करता है। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज, बट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। याद करो, इससे क्वेश्चन भी अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तुमको बताए थे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर है तो यहाँ का एक पॉइंट ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बी, और एक लाइन ये ले लिए हैं, ये परपेंडिकुलर है। कैसा है, यह परपेंडिकुलर है, तो यह पॉइंट एक ले लेते हैं, एक ही है, तो ये सी है और ये डी है। तो तुमको याद करो, हम बताए थे कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा, मतलब वी ए ग्रेटर होगा वी बी से, मतलब इसका पोटेंशियल कम होगा, इसका ज़्यादा होगा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और सी का पोटेंशियल इक्वल होगा डी के पोटेंशियल के। और ये भी क्लियर है कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा इस वाले लाइन से, तो वी ए क्या होगा, ग्रेटर होगा वी सी से, और वी सी इक्वल है वी डी के, और यह ग्रेटर होगा किससे, वी बी से। हम ये क्वेश्चन पहले भी तुमको करवा चुके हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसके परपेंडिकुलर में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर में देखो पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, वो तुमको डायरेक्शन मिल चुका है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो ये रहा, और ये कितना एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे कितना 90 डिग्री, यहाँ पे कितना 90 डिग्री, सेम यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया, ई वेक्टर, क्योंकि पहले ही बता रखे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज है, तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो हमारा टोटल एंगल जो हो जाएगा आर वेक्टर से, ये कितना हो गया 90 + 30 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री हो गया। तो हम यहाँ पे देखेंगे, याद करो
पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के और आर के बीच का रिलेशन जो था, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल और आर के बीच का रिलेशन क्या था, वह था डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा वी इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा। तो आर ये है, आर का डायरेक्शन क्या है, ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई डेल्टा आर कॉस 120 डिग्री। और डेल्टा भी देखेंगे तो इस पॉइंट से यहाँ तक जाए या यहाँ से यहाँ तक आए, कितना 30 - 20 या फिर 20 - 10। क्या करेंगे, इसको डेल्टा भी ही रहने देते हैं। अब यहाँ से लिखेंगे 20 - 10 लिखो, या 30 - 20 लिखो, या फिर 30 - 10 लिखो। तो देखो अगर हम ये और ये लेंगे तो 20 - 10 लिखेंगे तो डिस्टेंस लेंगे, ये था डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ये 30 सेंटीमीटर। ये मतलब कि ब्लैक वाला जो भी है क्वेश्चन में गिवन है, ब्लू वाला हमने किया, ठीक है ना, ब्लू वाले हम डायग्राम में किए, ये ब्लैक गिवन है। तो देखो यहाँ पे देखोगे तो 20 से 10 पे है, अगर यहाँ से यहाँ लेते हैं तो 30 से 10 पे आए हैं, तो पोटेंशियल कहाँ से कहाँ, 30 से 10 तक का लोगे। तो अगर तुम 30 - 10 कर रहे हो तो डिस्टेंस 30 - 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे इक्वल माइनस ई, तो हम 20 से 10 लिए हैं, तो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो 20 - 10, तो आर डेल्टा आर क्या आ जाएगा 20 - 10 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलने के लिए डिवाइड बाई 100 कर देंगे। और कॉस 120 को लिख सकते हैं कॉस 180 - 60 डिग्री। और 180 - 60 क्या होता है, याद करो, कॉस 120 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे हम कॉस 180 - 60, तो ये 120 आएगा। और तो इसको हम लिख सकते हैं cos 60, और तुमको पता है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ओनली साइन पॉजिटिव होता है, और cos 10 ये क्या होगा, निगेटिव होगा, तो ये माइनस हो जाएगा। cos 60 कितना था, -½ हो जाएगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो गया तुम्हारा 10 इक्वल टू माइनस ई इंटू ये हो जाएगा 10/100, मतलब कि 1/10 इंटू cos -60। तो ये हो जाएगा 10 इक्वल टू माइनस ई इंटू 1/10 इंटू -½ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये 10 इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 10 इंटू 1/2, तो ई इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 2, तो क्या आ गया ये 200 वोल्ट पर मीटर। ये आंसर हो गया। तो इस तरह करके हम सॉल्व इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम ये पॉइंट सिर्फ और सिर्फ तुमको इसको याद दिलाने के लिए बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वह, ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आज इक्विपोटेंशियल सरफेस तुम्हारा कंप्लीट हो गया।